गुड आफ्टरनून। लॉ ये क्या होगा? गॉस लॉ। देखते हैं अपन क्या आएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा 2-3 मिनट और वेट कर लेते, देखते तो कितना जो है ना। गॉस लॉ में सही रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना यार? पता नहीं, लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग मुझे मिली नहीं। अरे नहीं मिले यार, पता नहीं क्या बोलूं उसमें, रिकॉर्डिंग मिली ही नहीं मुझे। स्टार्ट करते, देखो यहाँ तो ये क्या ये वही जो अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इट स्टेट्स दैट साथ में इसको कॉपी कर लो। इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स द टोटल फ्लक्स the total flux through any closed surface is equal to, closed का मतलब 3D यहाँ पे क्लियर है। closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। मतलब फाई की जो वैल्यू होगी वो Q enclosed अपॉन epsilon naught। इसको मैं ऐसे लिखूंगा Q in, जैसे अगर एक ऐसा सरफेस बना लिया, कैसा भी है, क्लोज्ड सरफेस है, सिर्फ 3D है,
क्लोज्ड सरफेस, थ्री डायमेंशन। यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे माइनस चार्ज Q2, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q3, यहाँ पे चार्ज Q4, यहाँ पे चार्ज Q5, यहाँ पे चार्ज Q6। तो आप फाई क्या लिखेंगे, फाई क्या होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इनक्लोज्ड मतलब Q1 माइनस Q2 प्लस Q6। इसके अंदर इतना ही चार्ज इनक्लोज्ड, इसके अंदर इतना ही चार्ज इनक्लोज्ड है, फाई एप्सिलॉन नॉट किया जाएगा। तो इसका इसका क्या हो गया फ्लक्स, तो इसका फ्लक्स जीरो हो गया। अब कैसे जीरो होगा, तो कोई भी क्लोज सरफेस है, मान लो ऐसा तुमने क्लोज सरफेस बना दिया, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया Q, तो इससे जो भी फील्ड लाइंस आएंगी, जितनी एंटर करेगी उतनी ही एग्जिट होगी, जितना एंटर करेगी उतनी ही बाहर जाएंगी ना। तो यहाँ पे इसका एरिया इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, तो इसका फ्लक्स जितना नेगेटिव होगा उतना इसका फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए इसका फ्लक्स जीरो, इसका फ्लक्स जीरो, इसका फ्लक्स जीरो। अगर कोई भी चार्ज है और ये आउटसाइड है ना, तो उसका फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ये क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड सरफेस, 3D में, इसमें 3D में, 3D, तो क्या होगा, जीरो। तो इसका जीरो हो रहा है, मतलब इसका जीरो हो रहा है, इसका जीरो हो रहा है, इसका जीरो है, इसीलिए ये फ्लक्स ऐसा आएगा। ऑल्सो अपने को पता है कि फ्लक्स क्या होता है, फाई जो होता है वो होता है ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। तो आप यहाँ से, और फाई जो होता है वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप इसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो जीरो, क्या बताया था, क्या था डेफिनेशन, क्या था फ्लक्स का, मुझे ये बताओ पहले, डेफिनेशन क्या था फ्लक्स का, रिवाइज कीजिए, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पॉइंट को मैं नोट कराता हूँ। रिवाइज कीजिए, क्या लिखा था, इट मेजर्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, पासिंग थ्रू, ये टच करके जा रहा है, इससे पास हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, जैसा कोई फ्लक्स नहीं। तो यहाँ से ई डॉट डी एस क्या आ जाएगा आपका, ई डॉट डी एस, यहाँ से ई डॉट डी एस की वैल्यू हो जाएगी क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब आप इसका यूज करके, आप गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। बट देखेंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, ठीक है, जहाँ पे सिमेट्री होता है ना, चार्ज की सिमेट्री होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इससे। अच्छा, दूसरा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये बताओ, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिर्फ इस चार्ज की वजह से आएगा, या इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे ऐसे थोड़ी किसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट फ्लक्स क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि जितना एंटर कर रहा है फील्ड लाइंस उतना ही एग्जिट कर रहा है, इसीलिए जीरो हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड है, यहाँ पे जो मैंने लिखा क्यू इनक्लोज्ड, तो क्यू इनक्लोज्ड मतलब इसके अंदर जो चार्ज होगा वो, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ड्यू टू ऑल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, देखते हैं अपन, कुछ पॉइंट्स आएगा उसको कॉपी, पहले इतना कॉपी।
यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे 0 है ना फ्लक्स, इसके लिए इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 0। इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 0। ये क्लोज 3D है, ये कैसा है, 3D है। जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा, जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डन। अगर ये शेप मान लो ऐसा होता और यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे -Q2 है, और यहाँ पे Q6 है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, Q2 है, यहाँ पे मान लीजिए Q4 है, Q3 4 5, ऐसा ऐसा है मान लीजिए। तो भी फ्लक्स कितना पास होगा इस सरफेस, क्लोज है ये, 3D है, तो फाई कितना होगा, Q1 -Q2 + Q6 बाय एप्सिलॉन, यही होगा। तो ये शेप पे डिपेंड कर रहा है क्या फ्लक्स, फ्लक्स जो है इस शेप पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। कैसा भी शेप होगा फ्लक्स की वैल्यू वही, नोट करके 2-3 पॉइंट लिख लें। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड appearing in गॉस लॉ। कोई फ्लक्स को जब आप लिखते हो फाई डॉट ds, वो वाला गॉस लॉ is the resultant electric field, is the resultant electric field due to all charges, due to all charges present inside, present inside as well as outside the given closed surface, given closed surface, first point। सेकंड, जो चार्ज आ रहा है Q इनक्लोज्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो Q इनक्लोज्ड लिखा उसकी क्या मीनिंग हो गई, चार्जेस enclosed within a enclosed within the closed surface, outside वाला नहीं, सिर्फ closed surface। थर्ड, इट इज, कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, इट इज एप्लीकेबल, गॉस लॉ, इट इज applicable only for the closed surfaces known as Gaussian surface। उस surface को क्या बोलते हैं, Gaussian surface। तो Gaussian surface it may be real, ऐसे Gaussian surface लिखो, Gaussian surface may be real or hypothetical, real और hypothetical, real भी हो सकता है, hypothetical भी हो सकता है, and of any shape or size, any shape और size का हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, गॉस लॉ
is applicable whether the electric field be uniform or variable. यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, सबके लिए एप्लीकेबल। यूनिफॉर्म और वेरिएबल, यूनिफॉर्म हो या वेरिएबल हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। गॉस लॉ is a useful tool to find electric field due to uniform charge distribution, बट ये ध्यान रखना है कि ये इसकी वजह से यूजफुल टूल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। गॉस लॉ का यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, बट कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं? जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, यूनिफॉर्म। तो गॉस लॉ is a useful tool to find electric field due to uniform charge distribution. कॉपी कर लो इतना पहले। जहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज एप्लीकेबल, यही ना, ऑफ एनी शेप। नहीं, 2D के लिए गॉस लॉ नहीं आएगा ना, बस समझो। 2D के लिए कब यूज कर, यहाँ पे क्या लिखा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ क्लोज सरफेस नोन एज गॉसियन सरफेस। अगर मान लो कोई है 2D, उससे फ्लक्स फाइंड करना है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या वहां पे आप गॉसियन सरफेस बना सकते हैं क्या, गॉसियन सरफेस बना सकते हैं क्या? अगर गॉसियन सरफेस बना लेते हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। गॉसियन सरफेस आप बना लेते हैं तो फाइंड हो जाएगा। आगे समझ में आए, क्वेश्चन करेंगे ना कुछ, आपको थोड़ा क्लियर होगा। बट हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल होगा? क्लोज सरफेस 3D होगा। तो जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे भी तो 3D बनाएंगे, 2D नहीं बनेगा, 2D नहीं बनेगा। आई बात समझ में कुछ? ऐसा नहीं कि एक सरफेस ऐसा बना दिया, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, बोल रहे हैं कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो गॉस लॉ का यूज करके आप नहीं, क्योंकि ये 2D है, गॉस लॉ का यूज करके आप नहीं बना सकते, नहीं सॉल्व कर सकते इस क्वेश्चन।
बट कुछ एक आता है कॉन्सेप्ट, आगे समझ में आएगा। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, उससे आ जाएगा। उनका फ्लक्स जीरो, उनका फ्लक्स जीरो, क्लोज्ड सरफेस के लिए उनका फ्लक्स जीरो होता है, क्लोज्ड, 2D क्लोज्ड सरफेस नहीं। अरे इतना पॉइंट आया समझ में, इसमें कोई किसी को कोई डाउट है, ये बताओ पहले। कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट है? ये 3D है। 2D क्लोज्ड, 2D जो सरफेस होगा कभी भी क्लोज्ड लूप बनाएगा क्या? 2D क्लोज्ड है क्या? नहीं है, तो नहीं होगा एप्लीकेबल, सिंपल समझो ना इतना। ये 3D है, जो इतना बनाया है पहले भी वो सब 3D है, क्लोज्ड, हर साइड से क्लोज्ड। क्लोज की मीनिंग वही है। अब उसकी वजह से कभी कभी फील्ड फाइंड करेंगे तो आगे समझ में आएगा कि फील्ड फाइंड होगा या नहीं होगा, वो अलग बात। बट फ्लक्स जब भी फाइंड करेंगे तो गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं। जब भी फ्लक्स फाइंड करेंगे तो गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ, flux through Gaussian surfaces, flux through Gaussian surfaces independent of its shape, shape के independent होगा। सेवेंथ, तो किस पे डिपेंड करेगा? ये सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा। फ्लक्स थ्रू Gaussian surface depends only on charges present inside it, पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। फ्लक्स थ्रू Gaussian surface, flux through Gaussian surface is independent of position of, is independent of position of charges inside it। ये बात क्लियर है? कितने पॉइंट्स आए आप उसमें? कुछ सिंपल सा इलस्ट्रेशंस करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। एक क्यूब लिया, ए साइड लेंथ है, ये भी है और ये भी है। इसके सेंटर पे रख दिया एक चार्ज क्यूब। ऐसा समझ में आना चाहिए कि सेंटर पे रखा है ना। चार्ज कहाँ पे रख दिया? इसके सेंटर पे रख दिया क्यूब। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे चार्ज रख दिया, मतलब सेंटर। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any face of the cube। क्लोज्ड कहाँ ओपन है? ओपन है कहीं पे? किसी भी साइड ओपन है ये? कहाँ पे ऐसा लिखा है मैंने कि ओपन है? ये 8 पॉइंट्स पे कहीं पे ऐसा लिखा कि ओपन है वो? नहीं लिखा है यार। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी फेस ऑफ द क्यूब।
या इच फेस ऑफ द क्यूब, इच फेस ऑफ द क्यूब। मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। क्लोज्ड के लिए देखो सबसे पहला पॉइंट यही पे था, क्या लिखा, सही थर्ड पॉइंट ये लिखा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज्ड सरफेसेस नोन एज गॉसियन सरफेस। क्लोज्ड, क्लोज्ड सरफेस का मतलब 3D, क्लोज्ड सरफेस का मतलब 3D, ओपन नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर ओपन है तो उससे फ्लक्स पास नहीं होगा, होगा पास, बट गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं। ऐसा नहीं कि कोई सरफेस ओपन है, मान लो इस क्लोज कर दिया, इसको ओपन कर दिया, तो इससे फ्लक्स नहीं जाएगा, इससे फ्लक्स नहीं जाएगा, इससे फ्लक्स नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, फ्लक्स तो पास होगा ही, बट गॉस लॉ यूज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी एक ओपन हो गया तो गॉस लॉ यूज नहीं कर पाएंगे। ये बात आई समझ में? उसके लिए फिर से आपको क्लोज्ड बनाना पड़ेगा सरफेस को, क्लोज्ड करना पड़ेगा सरफेस। और गॉसियन सरफेस क्या था उसमें, रियल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। रियल है तो सही है, नहीं है तो अगर हाइपोथेटिकल पॉसिबल है बनाना तो ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए उसको। कितना पास होगा यार एक फेस से, सेंटर पे है, सेंटर पे हो या कहीं पे भी हो, पूरे क्यूब से कितना पास हो, सेंटर पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, कहीं अंदर में कहीं पे भी रख दो, तो पूरे क्यूब से इतना पास होगा या नहीं होगा, पूरे क्यूब से इतना पास होगा। अब देखो अगर सेंटर पे है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है, अगर सेंटर पे होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हर फेस से सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ईच सरफेस वुड बी सेम, होगा या नहीं होगा? अगर सेंटर पे रख दिया है, अच्छा सेंटर पे रखा तो सिमेट्री है, सेंटर पे रखा तो सिमेट्री है ना, सिमेट्री है मतलब हर फेस से सेम पास होगा, तो सेम पास होगा तो एक से कितना पास होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, कितना पास होगा यार, क्यू क्यूब बाय 6। अरे होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यही इसका जो सरफेस है, ये सब ये क्या कैसा सरफेस है, यही गॉसियन सरफेस हो गया यहाँ पे, यही क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। तो ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं कहाँ से आ रहा है, ये गॉस लॉ से आ रहा है, सिमेट्री है, सिमेट्री है मतलब हर से सेम पास होगा, हर से सेम नंबर पास होगा, है ना। एक चीज ये भी लिख लेना, फिफ्थ पॉइंट में जो लिखा था, एक मिनट रुक जाओ, फिफ्थ पॉइंट में जो लिखा था गॉस लॉ इज यूजफुल टूल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद ऐसे स्लैश करके लिखना सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे सिमेट्री होगी सिमेट्रिकल चार्ज स्लैश करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी लिख लें, जहां पे सिमेट्री होगी वहीं पे यूज, जहां पे सिमेट्री होगी। इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ो, इतना कॉपी कीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये यार, Q enclosed upon epsilon नॉट, Q enclosed मतलब क्या होगा, जो क्लोज्ड सरफेस है 3D है उसके अंदर कितना चार्ज है वो है Q enclosed। Q अगर सेंटर पे नहीं होता तो ये वाली वैल्यू को आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये तो यही आता, ये क्यूब तो यही आता, बट हर फेस से सेम नहीं होता, तब आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते थे। ये किसकी वजह से आया है, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से आया है। ये तो आंसर यही होता, बट इसका आंसर ये नहीं होता, इसका आंसर ये नहीं होता। ठीक है, कॉपी कर, कॉपी कर।
एक स्क्वायर है, इसके सेंटर से a डिस्टेंस, a/2 डिस्टेंस अबव, इसका साइड लेंथ है, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, कितने डिस्टेंस पे, a/2, परपेंडिकुलर है। अ पॉइंट चार्ज लिख देता हूँ मैं स्टेटमेंट, अ पॉइंट चार्ज q, अ पॉइंट चार्ज q is placed at a distance a/2, perpendicular to the surface from its center, from the center of the square plate. Calculate the electric flux. Calculate the electric flux passing through the square. इस स्क्वायर से कितना पास होगा फ्लक्स, वो बताना। क्लोज तो है नहीं, है ना, बताइए। A point charge q is placed at a distance a/2 perpendicular to the surface from the center of square plate. Perpendicular to the center of square plate. Calculate the electric flux passing through the square. कितना होगा बताइए। वेरी गुड, सही आंसर। क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो क्लोज्ड सरफेस बना लो, क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो क्लोज्ड सरफेस बना लीजिए। यस, हाइपोथेटिकल सरफेस, क्या होगा वो, हाइपोथेटिकल सरफेस नहीं है तो बना लीजिए आप क्लोज्ड सरफेस, ज्यादा ही ये बन गया, इस टाइप का बना लीजिए, इसके सेंटर पे चार्ज रख दो q, इससे a/2 डिस्टेंस पे, यही वो सरफेस है। ये हाइपोथेटिकल सरफेस हो गया, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस नहीं है फिर भी बना लिया। अब देखो सिमेट्री आ गई, सिमेट्री आ गई तो इस साइड से उस साइड, हर साइड से क्या जाएगा, सेम जाएगा, तो फाई क्यूब कितना हो जाएगा, फिर से q/ε0 हो जाएगा। और ये मान ले तो ABCD था, ये था ABCD, तो इससे कितना जाएगा, फाई ABCD जो होगा वो इसका 1/6 जाएगा, तो आंसर नहीं है तो बना लेना। एक क्यूब है, ये क्यूब है ABCD, मुझे इससे फाइंड करना है। यहाँ पे चार्ज रख दिया क्यूब, कहाँ पे चार्ज रखा है, इससे कॉर्नर पे चार्ज रख दिया क्यूब, इसके कॉर्नर पे चार्ज रख दिया क्यूब। अब इस सरफेस से चाहिए फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू to the surface ABCD. Surface, find the electric flux passing through the surface ABCD. बताइए। टू बाई 8 आ रहा है, 2/8 आंसर नहीं, 2/8 आंसर नहीं है, ट्राई कीजिए। नहीं, 0 भी नहीं। अरे यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे है तो क्या इससे फील्ड लाइन पास नहीं होगी, q/24
इसका आंसर आया Q/24, ये सही दिख रहा है। ये बताओ यहाँ पे है तो इससे फील्ड लाइन पास होगी ना, किससे फील्ड लाइन पास नहीं होगी? इस सरफेस से नहीं होगी, इस सरफेस से नहीं होगी और इस सरफेस से, 3 सरफेसेस। यहाँ पे अगर चार्ज को रख दो तो इससे नहीं जाएगी, इससे टेंजेंशियल जाएगी, इससे नहीं जाएगी, इससे टेंजेंशियल जाएगी, इससे नहीं जाएगी, इससे टेंजेंशियल जाएगी। तो ये जो 3 सरफेसेस है, ये इससे तो पास नहीं होगी, बट फील्ड लाइन ऐसे तो जाएगी ना, इसको तो क्रॉस करेगी ना, इसको क्रॉस करोगी ना, इसको क्रॉस करेगी ना यार, इसको तो क्रॉस करेगी तो आएगा फ्लक्स, फ्लक्स तो आएगा, फ्लक्स तो आएगा। क्या नहीं समझा यार, इसमें समझना क्या? अरे कॉर्नर पे रखा, ये बताओ इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी या नहीं? इस सरफेस को इंटरसेक्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ABCD वाले सरफेस को, यहाँ से जो फील्ड लाइन पास होगी, ओरिजिनेट होगी, क्या इससे जाएगी? इसका मतलब फ्लक्स होगा, इसका मतलब फ्लक्स होगा, वही तो बता रहा हूं मैं। इसका मतलब फ्लक्स क्या है? फ्लक्स होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस चार्ज को एक पहले सेंटर पर लेके आओ। किस पे? सेंटर पे। तभी तभी आएगा ना सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ पे लाना पड़ेगा? सेंटर पे। इस चार्ज को सेंटर पे लाओ यार, तब आएगा आंसर इसका। सेंटर पे चार्ज आना चाहिए, सेंटर पे। सेंटर पे लाइए चार्ज। तो सेंटर पे चार्ज कभी आएगा? सेंटर पे वो चार्ज कभी आएगा? कितने क्यूब्स बनाओगे? पहले ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 4 क्यूब से सेंटर पे आ जाएगा? 4 क्यूब से सेंटर पे आएगा? नहीं आएगा। कैसे कैसे ड्रॉ भी होगा वो देखना पड़ेगा मुझे। ये ऐसा बनेगा, ऐसा कर देता हूँ मैं थोड़ा से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ठीक है। एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। 4 बनेंगे। 1 मिनट, ऐसा। कितने क्यूब्स बन गए? 8। ये क्यूब है, देखो यहाँ से, ये क्यूब मैं बना रहा हूँ, फोल्ड करके थोड़ा बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए होपफुली। ये ऐसा है, ये क्यूब था, ये क्यूब था जिसके यहाँ पे चार्ज था, ये क्यूब था जिसके यहाँ पे क्या था? चार्ज था। अब देखो ये ऐसा क्यूब, मान लो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज है, तो ये क्यूब है, एक क्यूब लगा दिया। अभी यहाँ पे चार्ज आया, सेंटर पे नहीं आया, 2 क्यूब यहाँ से लगा दो, एक क्यूब यहाँ पे, एक क्यूब यहाँ पे। अभी सेंटर पे आएगा, लेकिन इस टॉप सरफेस के सेंटर पे आएगा, पूरे बॉडी के सेंटर पे नहीं आएगा। यहाँ पे था, यहाँ पे चार्ज रखा था, यहाँ पे एक क्यूब लगा दो, यहाँ पे चार्ज है अभी, यहाँ पे एक क्यूब लगा दो, यहाँ पे एक क्यूब लगा दो, 4 क्यूब्स रहेगा, लेकिन उसके सरफेस पे रहेगा, इसके जो टॉप सरफेस है उसके सेंटर पे रहेगा। तो 4 क्यूब्स ऊपर से और लाकर रख दो,
अभी उस पूरे बॉडी के सेंटर पे आएगा, अभी वो पूरे बॉडी के सेंटर पे आएगा। कुछ आई बात समझ में? अभी वो, तो ये है क्यूब था, 8 क्यूब बना दिया। कितने का? मतलब एक क्यूब बना दिया कितने का? 2a। ये भी कितना का है? 2a है। ये भी कितना है? 2a। 2a का एक क्यूब बना दो, है ना? तो ये 8 क्यूब बन जाएगा। ए का कितना क्यूब? 8 क्यूब बनेगा, उसके सेंटर पे होगा। अब बोलो पूरे क्यूब से कितना पास? इस पूरे क्यूब से कितना पास होगा? टोटल क्यूब से, क्यूब ऑफ साइड 2a। 2a यहाँ पे लिख दो, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसके सेंटर पे। तो एक क्यूब से कितना पास होगा? एक क्यूब से क्यूब ऑफ साइड ए, इससे कितना पास होगा? क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन। होगा या नहीं होगा? अरे साइड 2a वाले से इतना है तो कितने क्यूब से? 8। हर क्यूब से सेम पास होगा क्योंकि सेंटर पे है। कितना आएगा? क्यूब बाय, ठीक है। अब देखो, एक क्यूब है, ऐसा क्यूब है, इस क्यूब से पता चल गया कितना है। आपने फाइंड कर लिया कि इस क्यूब से कितना जाएगा, आपने फाइंड कर लिया। अब बताइए यहाँ पे है, ये चार्ज क्यू है, तो इस चार्ज से जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, क्या ये यहाँ पे जो अगर मैं चार्ज रख दूं यहाँ पे इसके कॉर्नर पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे है ऐसा, इसके कॉर्नर पे चार्ज रख दूं किसी भी कॉर्नर पे, क्या ये चार्ज इस वाले सरफेस को, यहाँ से जो फील्ड लाइंस जाएंगी, क्या इस सरफेस को क्रॉस करेगी? क्या नहीं करेगी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर चार्ज है इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा। यहीं पे चार्ज था, हाथ में यहीं पे देखो, इस सरफेस को भी क्रॉस नहीं करेगा और इस सरफेस को भी क्रॉस नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे चार्ज रखोगे तो ना तो इस सरफेस को क्रॉस करेगा, ना इस सरफेस को क्रॉस करेगा, ना इस सरफेस को क्रॉस करेगा। तो कितने सरफेस को ये क्रॉस कर रहा है? कितने सरफेस को ये क्रॉस कर रहा है ये बताओ? 3। इसका मतलब पूरा कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ABCD कितना हो जाएगा? तो 5ABCD is 1/3 into 5 cube of side A. तो 1/3 into Q by 8 epsilon नॉट। आंसर कितना आएगा? Q by 24 epsilon। ऐसे भी तुम सोच सकते हो अल्टरनेटिवली, अगर ये ज्यादा टफ, ऑब्जर्व करना थोड़ा टफ दिख रहा है, लग रहा है ऑब्जर्व करना थोड़ा टफ लग रहा है, तो ऐसे भी देखो, इस पूरे क्यूब से कितना? 5 क्यूब ऑफ साइड लेंथ 2a कितना? Q by epsilon। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इस पूरे क्यूब से। अब ये बताओ, इसके एक सरफेस से कितना? अरे इसके इस वाले सरफेस से कितना जाएगा? एक सरफेस से, इच सरफेस, इच सरफेस है, क्यों थ्रू इच सरफेस, होगा या नहीं होगा? अरे इस पूरे सरफेस से कितना जाएगा? Q/6 जाएगा ना। तो ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ABCD, ABCD इस पूरे का 1/4 है ना यार। ABCD क्या है? इस पूरे सरफेस का 1/4 है। तो QABCD क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ Q/6। तो Q/24। कोई डाउट है क्या अभी? से कितना जाएगा? अभी तो हर फेस से सेम जाएगा, पूरे फेस की बात कर रहे हैं 2a की, हर फेस से सेम जाएगा। इस पूरे फेस से कितना जाएगा? Q/6। और इसका ये 1/4 है, 1/4 पार्ट है, तो Q/6 तो 1/4 तो क्लियर। कॉपी कर लीजिए। तो पहले क्या करना है? सेंटर बनाना है। सेंटर पे कहाँ पे वो चार्ज होगा? सेंटर। ड्रॉ कर लो इसको पहले।
डन। क्लियर है? सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर करना है। इसका सेंटर यहाँ पे, इसके जस्ट अबव एक चार्ज रख दे, जस्ट अबव। ये क्या है? क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल बॉल, बॉल ए बी सी है, तो इसको डी मान लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, अच्छा पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन में दिया पॉइंट चार्ज क्यू, चार्ज क्यू is located just above C. Find the flux through, find the flux through ABC। ये ABC मतलब ये पूरा जो सरफेस होगा, ये सरफेस तो ऐसा होगा ना, 3D है, सेंटर से जस्ट ऊपर है ABC। ABC मतलब समझ में आ जाना चाहिए, फ्लैट सरफेस की बात कर, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये लाइन नहीं है, ये सरफेस है, सरफेस हैविंग पॉइंट्स ABC, ऐसा भी फ्लैट सरफेस। ACBDA कर्व्ड ई, नहीं ABC ने, ADB मतलब कर्व्ड सरफेस, and ACBDA मतलब हेमिस्फेरिकल बॉल, पूरा कंप्लीट हेमिस्फेरिकल बॉल। उस तो आगे से मैं ऐसे ABC लिखूंगा, आपको समझ में आना चाहिए, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ABC मतलब इस सरफेस, ADB मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस होगा इस साइड, उसकी बात कर रहे हैं, ACBDA मतलब पूरे की बात कर रहे हैं। तो आगे से ये सब नहीं लिखूंगा, फ्लैट सरफेस, कर्व्ड सरफेस, हेमिस्फेरिकल बॉल, ये जस्ट अबव रखा है, जस्ट अबव। हॉलो और सॉलिड से कोई फर्क पड़ने वाला है? ऐसा लिखा था वहां पे, डेफिनेशन में लिखा था फ्लक्स के, वैसा कुछ। क्या मेजर करना चाहिए? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेजर करना चाहिए, कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं कर्व्ड सरफेस मतलब इस सरफेस को और इस सरफेस को, बस यही है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे अगर बॉल लिख दिया है मतलब क्या होगा? हॉलो होगा। क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड, ये समझ में, ऐसा नहीं कि ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज है, यहाँ पे हॉलो हो सकता है, बॉल लिखा मतलब हो सकता है क्लोज्ड।
देखो यहाँ पे, ये बताओ, इससे फाइंड करना तो इजी है, इसके अंदर आ गया ये चार्ज, जब चार्ज अंदर है तो ABCDA से कितना हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली आप फाइंड कर लोगे, बाद में लिख देता हूँ मैं उसको। चार्ज यहाँ पे है, जस्ट अबव है, तो ये बताओ जितनी फील्ड लाइंस सेंटर पे होती तो आधी फील्ड लाइंस इस साइड जाती, आधी फील्ड लाइंस इस साइड आती, तो अभी भी यहाँ पे है तो आधी फील्ड लाइंस तो इसको क्रॉस करेगी ना यार, बट आधी फील्ड लाइन जस्ट ऊपर रख दिया तो आधी फील्ड लाइंस इसको भी क्रॉस करेगी, आधी फील्ड लाइंस, हाफ फील्ड लाइंस इसको भी क्रॉस करेगी ही अभी भी, और हाफ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी ही। हाफ फील्ड लाइंस मतलब जितना टोटल फील्ड लाइंस होगा उसका हाफ, क्योंकि इसके अबव है, अबव है तो इसको क्रॉस करेगा, इस सरफेस को ये फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, यहाँ से जो ओरिजिनेट होगा हाफ इस साइड आता, हाफ इस साइड जाता, तो हाफ इसको क्रॉस करेगा, हाफ उसको भी क्रॉस करेगा, तो कितना हो जाएगा फाई ACB कितना हो जाएगा, फाई ACB कितना होगा, हाफ क्रॉस कर रहा है, फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, एरिया वेक्टर भी बाहर है, तो टोटल कितना होता है Q/ε0, हाफ इस साइड आ रहा है तो क्या हो जाएगा Q/2ε, इससे भी बाहर ही जा रहा है तो क्या हो जाएगा ADB, ये भी क्या हो जाएगा Q/2ε, और फाई ACBDA क्या हो जाएगा, ये तो क्लोज्ड सरफेस है ही, क्या होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0, वैसे भी दोनों को ऐड कर देते थे यही आना था Q/ε। अरे कुछ समझा, टोटल कितना होगा, टोटल होगा इतना, हाफ फील्ड लाइन इस साइड जाएगी, हाफ फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेगी, क्रॉस कर रही है इसीलिए ये आ रहा है। अरे टोटल कितना है ये बताओ, इस क्लोज्ड सरफेस से क्या इस ये जो चार्ज Q है यहाँ आपका, जितनी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी क्या पूरी फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो गया ना यार, इसके लिए तो यहाँ पे रख दिया Q, तो क्या लगाओगे Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है Q, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसके लिए तो डायरेक्ट आ जाएगा पूरे के लिए। अब यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है जस्ट अबव रखा है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, जस्ट अबव, अगर ये बताओ सेंटर पे होता, ये ऐसा है, सेंटर पे होता फील्ड लाइंस, आधी फील्ड लाइंस इस साइड, आधी फील्ड लाइंस इस साइड, क्या इस लाइन या इस सरफेस को क्या फील्ड लाइन क्रॉस करती, क्या टेंजेंशियल जाती, क्रॉस करती क्या इस सरफेस को, नहीं करती, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो इसको यहाँ पे, तो ये पूरी लाइन थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी तो ये पूरा इसको क्रॉस करेगा ना, ये फिर यार इस सरफेस को, जो हाफ फील्ड लाइंस इस साइड आ रही है वो हाफ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेगा ना, तो जब क्रॉस कर रहा है हाफ, मतलब टोटल फील्ड जितनी है उसका हाफ जो है इसको क्रॉस कर रहा है और हाफ इसको क्रॉस कर रहा है, मतलब हाफ जो है फ्लक्स इस साइड आएगा और हाफ फ्लक्स उस साइड आएगा, Q/2। नेगेटिव नहीं होगा, क्यों नेगेटिव नहीं होगा, एरिया वेक्टर इस साइड, फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस साइड, फील्ड भी इसी डायरेक्शन। वैसे ऐसे समझ लेना, इनकमिंग जो होता है, इनकमिंग, फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एंटर कर रहा होता, इसका एरिया वेक्टर इस साइड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आता फिर, तो फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटगोइंग मतलब इससे आ रहा, इस साइड से आता, ऐसा आता फील्ड, तो उसके लिए फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ तो बाहर ही जा रहा है, यहाँ तो बाहर ही जा रहा है यार सरफेस के, तो इस दोनों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ फील्ड लाइंस इस साइड जा रही है, हाफ फील्ड लाइंस इस साइड आ रही है, टोटल इतना है, हाफ इस साइड, हाफ फील्ड लाइन इस साइड, तो इसको हाफ फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस कर रही है, हाफ फील्ड लाइन, जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, मान लो 10 फील्ड लाइंस,
तो 5 फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं और 5 फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही है, इसीलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फ्लक्स। कुछ बात आई समझ में? देखो यार, विजुअलाइज करो, जब तक नहीं करोगे ना नहीं आएगा, कितना भी पढ़ा तो क्या आएगा उसमें। इसके ऊपर है चार्ज, मतलब क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करना ही है, इसके ऊपर है ना चार्ज, जस्ट अबव, तो क्रॉस करेगा। जस्ट अबव है तो आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि सेंटर के पे ही है, बट क्रॉस करेगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। सेंटर पे इसलिए आप अज्यूम करेंगे क्योंकि हाफ फील्ड लाइंस इस साइड आएंगी, थोड़ा सा अबव भी रख दिया तो भी हाफ फील्ड लाइंस इस साइड आएंगी, इस साइड आएंगी, बट जस्ट अबव है तो इसको क्रॉस करेगा ये, इसीलिए हाफ इस साइड आएगा और हाफ फील्ड लाइन इस साइड जा रही है, इस सरफेस को क्रॉस कर रही है, इसीलिए हाफ इसका हाफ इसका। कॉपी कर लिया इसको, कॉपी फास्ट नोट कर लीजिए इसको, नोट करो यार, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस, यहाँ पे अभी सेंटर पे चार्ज रख दिया, सी पे ही चार्ज रख दिया, कहाँ पे, सी पे, सी पे चार्ज रख दिया, ए बी डी मान लेता हूँ। तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू, फाइंड द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट क्लोज्ड सरफेस ए बी सी डी ए, सेकेंड सरफेस ए बी ए सी बी डी ए सी बी, थर्ड सरफेस ए डी बी। बताइए क्या हो, अभी सेंटर पे रख दिया चार्ज, अभी सेंटर पे रख दिया चार्ज। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, नोट कर लो पहले। सही है, अगर इसको क्लोज सरफेस बना देते हैं ऐसा, यहाँ पे चार्ज है तो हाफ फील्ड लाइंस इस साइड जाती है ना, हाफ फील्ड लाइंस इस साइड जाती, हाफ फील्ड लाइन इस साइड आती, आती या नहीं आती? तो इस हाफ से कितना जाएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है फाइव ए सी बी डी ए, वो क्या हो जाएगा, बाय। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए सी बी, इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे कोई फील्ड लाइंस पास ही नहीं होगी। तो फाइव ए डी बी कितना जाएगा, तो जो हाफ पास हो रहा है इसी से पास हो रहा है, जो हाफ पास हो रहा है इसी से पास हो रहा है, तो ये इसका भी आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, जस्ट बिलो रखा है इसके, जस्ट बिलो, सेंटर, पहले सेंटर से वर्ब फिर सेंटर पे, उसके जस्ट बिलो एक चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज,
just below. The flux through closed surface ACBDA, second surface ACB, third surface ADB. फर्स्ट का कितना आएगा QACBDA, कोई बताएगा ये कितना आएगा? 0। इसका क्या आएगा? 0। क्लोज सरफेस है ना, क्लोज के लिए क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं है, 0। अच्छा बोलोगे सर 0 कैसे आ गया, चार्ज तो नहीं है, ठीक है, बट अगर आप ऐसा बना देते, ऐसा बना देते सर, एक क्लोज सरफेस ऐसा बना देते, हाफ फील्ड लाइंस तो पास होती ना उससे, होती, हाफ फील्ड लाइन से पास होती, बिल्कुल होती पास। सर हाफ फील्ड लाइंस तो इधर जा रही है ना ऐसे, तो 0 कैसे हो गया सर? हाफ इस साइड आ रही है, हाफ उस साइड जा रही है, तो हाफ तो होना चाहिए। बट ये बताओ, जब ये एंटर करेगा उसका फ्लक्स क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। यहाँ पे इस केस में जैसे बिलो रख दिया, तो इस सरफेस से जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। यहाँ पे सेंटर पे रख दिया था, क्या इससे कोई एंटर कर रही थी फील्ड लाइंस? क्या इस सरफेस में नहीं कर रही थी। यहाँ पे क्या हो गया, जितना इस सरफेस में एंटर करेगी इससे फील्ड लाइंस, उतनी ही इस सरफेस से एग्जिट करेगी, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो सेकेंड, फाई ACB, इसका कितना होगा? इससे कितनी फील्ड लाइन जाएंगे? तो हाफ तो इस साइड आ रही है, हाफ इस साइड जा रही है, तो इससे फ्लक्स हाफ ही होगा, बट इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेगेटिव हो जाएगा। इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड, फाई ADB, इससे बाहर जाइए, आउटवर्ड्स जा रही है, आउटसाइड जा रही है ना, आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या हो जाएगा? इससे आउटगोइंग है ना, बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ पे तो एंटर कर रही है, तो इससे फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। कितना? तो इससे जो फ्लक्स आ रहा था वो क्या होता? इसका और इसका समेशन ही होता है ना यार, तो दोनों को ऐड कर देते तो 0 आ जाता, दोनों को ऐड कर देते तो क्या आ जाता? 0 आ जाता। क्लियर है? कॉपी कर लो। ये भी देखना पड़ेगा किससे कितना इससे एंटर कर रहा है, कितना इससे एग्जिट कर रहा है। जिससे जितना एंटर कर रहा है उतना एग्जिट कर रहा है, तो फील्ड लाइन फ्लक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फ्लक्स क्या हो जाता है? 0। और इनकमिंग फील्ड है इसके लिए, इसके लिए इनकमिंग फील्ड है वो, तो नेगेटिव, यहाँ से फील्ड बाहर जा रही है, आउटगोइंग फील्ड है, पॉजिटिव। और वैसे भी समझ में आना चाहिए, इसका एरिया वेक्टर इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। डन। क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल।
ओमेगा से, इससे ओमेगा से। क्यूब में कैसा था? बिल्कुल क्या बताया है, कहां से? क्यूब में चार्ज आउटसाइड था क्या? ये बताओ, चार्ज आउटसाइड था क्या यार? मजा नहीं आएगा फिर ऐसे। क्यूब में कहाँ पे चार्ज रखा था, तुम ये बताओ। यहाँ पे चार्ज रखा था मैंने, ये बताइए आप। यहाँ पे चार्ज रखा था, ये यहाँ पे चार्ज रखा था, यहाँ पे चार्ज था। एक बार यहाँ पे चार्ज रख दिया था, इसके बाहर रखा था चार्ज। बाहर रखता तो जितनी फील्ड लाइन से एंटर करती उतनी एग्जिट करती ना। यहाँ पे चार्ज रख दिया है तो हमेशा एग्जिट ही कर रही है ना फील्ड लाइंस यार। इस सरफेस के बाहर जा रही है ना फील्ड लाइंस, बाहर से एंटर कर रही है क्या इसमें? ये यहाँ पे रख दिया तो इससे बाहर से एंटर कर रही है क्या फील्ड लाइंस इसमें? ऐसे आ रही है फील्ड लाइंस नहीं ना। यहाँ पे रख दिया तो भी ऐसे जा रही है फील्ड लाइंस। ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, बाहर से कहीं से एंटर कर रहा है फील्ड लाइंस? नहीं कर रहा है ना। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? जहां पे समझ में नहीं है ना फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेना तुम। जहां पे नहीं समझ में आए ना फील्ड लाइन तुम ड्रॉ कर लेना। अब ये देखना कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी एंटर करे, अब ये मत समझ लेना एक चीज और कि सर अभी ये तो ऐसा है, अगर मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया तो तुम ये मत समझ लेना कि सर यहाँ पे ये एंटर कर रही है ये एग्जिट कर रही है। नहीं, ये एंटर नहीं कर रही है और ये एग्जिट नहीं कर रही है। एंटर करने का मतलब ऐसा, 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 ऐसा। इसका मतलब तो यही होता है ना यार। एग्जिट करने का मतलब ऐसा, ऐसा, ऐसा। क्लियर है? तो वो चीज समझ में आना चाहिए। सॉलिड एंगल देखो, पहले अपन क्या पढ़ते थे? प्लेन एंगल। पहले क्या पढ़ते थे? पहले मैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कैसा होता था? प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल क्या होता है? कोई एक आर्क होता है, आर्क। ये एक आर्क है। अब आर्क को मान लीजिए इस पॉइंट पे एक एंगल बना, या इस पॉइंट पे एक एंगल बनाना है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो क्या करते थे? आर्क का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता था उस वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये वाला एंगल थीटा हो जाता है। तो ये क्या होता है? एंगल formed by arc at a at at a point of interest, at a point of interest, जहां पे आपको फाइंड करना है वैसा हो जाए at a point of interest। तो ये प्लेन, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। ये एंगल क्या हो जाता है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन, है ना? अब एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कौन बनाता है? तो सरफेस। हमेशा सॉलिड एंगल कौन बनाएगा? सरफेस बनाएगा। जैसे देखिए यहाँ एक सरफेस मैंने बना दिया है, एक डिस्क है। ये क्या है? डिस्क है। इस डिस्क से मान लेता हूं मैं कि इस डिस्टेंस पे, यहाँ पे, इस पॉइंट पे मुझे सॉलिड एंगल चाहिए। ये डिस्क है तो ये इसका एरिया आएगा, है ना? ये डिस्क से क्या बनाना है मुझे? यहाँ पे एक एंगल बनाना है। तो यहाँ पे आप लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है। हर पॉइंट से इसका जो सर्कमफेरेंस होगा उससे हर पॉइंट से लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके हर पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कीजिए, हर पॉइंट से, उसके हर पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कीजिए, हर पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? ये सरफेस है, सरफेस का जो सर्कमफेरेंस होगा उसके आप हर पॉइंट से क्या ड्रॉ करेंगे? जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है वहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? अगर कोई सरफेस है, सपोज ये डिस्क है, तो इससे आपको एक कोन मिलेगा। ये क्या मिलेगा? एक कोन। तो देखो ये कोन जो है, ये सब जो सरफेस, पूरा जो सरफेस है इसका, ये पूरा जो सरफेस यहाँ पे है, क्या एंगल बनाएगा? पूरा सरफेस मिलकर एक एंगल बनाएगा ना। तो उस एंगल, वो दो लाइन के बीच एंगल नहीं है, एंगल फॉर्म्ड बाय सरफेस। सॉलिड एंगल के क्या होता है? एंगल फॉर्म्ड बाय सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट।
सॉलिड एंगल जो होता है एंगल फॉर्म्ड बाय सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये एट अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लिखो, जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है। तो ये जो एंगल है जो सरफेस बना रहा है, आपको वो एंगल ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा एंगल नहीं दिखेगा। वो एंगल कैसा दिखेगा, ये इस टाइप से उस साइड जाएगा, फिर इस साइड आएगा, फिर ऐसा ऐसा दिखेगा। कुछ आई बात समझ में, ऐसा एंगल दिखेगा। तो इसी एंगल को बोलते हैं ओमेगा, ये थीटा होता है, ये ओमेगा। यही क्या है, सॉलिड है। इसे क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। इसका यूनिट क्या होता है, स्टे रेडियन। यूनिट क्या होता है, स्टे रेडियन। तो ये समझ में, ये क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट कि सॉलिड एंगल कैसे फॉर्म होगा, सॉलिड एंगल कैसे फॉर्म होता है, ये क्लियर है या कोई डाउट है? एक बार नोट कर लो इसको, एक बार नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी करने दो ना यार। अरे सरफेस बना रहा है, कहाँ रहते हो, समझ में नहीं आ रहा। मान लो इस सरफेस से बनाना है एक डिस्क, इससे इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल बना, क्या करेंगे पहले, इसका जो भी सर्कमफेरेंस होगा वहां से लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट, तो आपको क्यूब दिखाई दे, हाँ एक कोन दिखाई देगा, क्यूब ने एक कोन दिखाई देगा। तो इसका जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, उस साइड का जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, मान लो ये एक पेज, तो ऐसा सर मान क्या है ही पेज, इसमें क्या है, इससे एक कोन बनाओ, ठीक है। तो ऐसा ऐसा एक कोन बना दिया, पेज दूसरा पेज, एक कोन बनाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। इस टाइप का एक कोन बनेगा, इस टाइप का एक कोन बनेगा। तो देखो ये जो यहाँ पे क्या था, एक डिस्क, यहाँ पे एक डिस्क था, इस पॉइंट पे मुझे मान लो सॉलिड एंगल पे, यहाँ पे एक डिस्क, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये एक सरफेस बन जाएगा ऐसा, ये एक सरफेस बन जाएगा। जब सरफेस बनेगा तो ये सरफेस जो है, ये वाला सरफेस, इस पॉइंट पे अगर यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से इस साइड से देखोगे, तो यहाँ पे एक ऐसा एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये सरफेस ये क्या कर रहा है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस यहाँ पे क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। ये वाला एंगल, कोन के अंदर एंगल होगा ना, इसी एंगल को बोलेंगे क्या, सॉलिड एंगल। इसी एंगल को क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। सरफेस से एंगल बन रहा है, लाइन से एंगल नहीं बन रहा है। क्या किससे बन रहा है एंगल, सरफेस, तो वैसे एंगल को क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। दो लाइन जो एंगल बना रहा है, यहाँ पे दो लाइन एंगल बन, ये प्लेन एंगल,
लेकिन यही सरफेस बन गया ना ये क्यूब का, इस साइड एक सरफेस दिख रहा है ये वाला, अरे कोन में ये सरफेस होता है कर्व सरफेस। डल रिस्पॉन्स, बिल्कुल कर्व सरफेस होता है, तो वो सरफेस यहाँ पे एंगल बनाएगा, कुछ ऐसा एंगल दिखेगा, उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये पहले से डिफाइन, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो समझ लीजिए। इट इज डिफाइंड एज, ये ऐसा है सपोज, ये ऐसा है, ये एक डिस्क है, यहाँ पे सपोज फाइंड करना है अपने को, यहाँ पे, तो क्या किया, ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करते गए, सब लाइन ज्वाइन करते गए, ऐसा ऐसा, इस टाइप का कौन बनेगा। तो यहाँ से सबसे पहले इसका जो सेंटर होगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसको बोलते हैं आर, ये क्या होगा अपना आर, ये क्या होगा आर, ठीक है। अब देखो ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसका एरिया वेक्टर जो होगा इस सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, ऐसा होगा। तो इस आर और इस एस के बीच एरिया वेक्टर ए, स्मॉल लिखना चाह रहे तो डीए लिख दीजिए आप। तो इस आर और डीए के बीच का एंगल थीटा मान लेते, क्या मान लेते, थीटा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा आर की डायरेक्शन, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा किसकी डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में। तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज, सॉलिड एंगल इज, ये थीटा है, ये सॉलिड एंगल नहीं है, सॉलिड एंगल अपना ये है, ये ओमेगा। तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज ओमेगा इक्वल्स टू, या डी ओमेगा बोल दीजिए आप पहले, डी ओमेगा इक्वल्स टू, स्मॉल सा एरिया लिया इसीलिए डी लिख दिया है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका कंपोनेंट उस साइड कितना आएगा, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, और ये जो भी डिस्टेंस होगा इसके सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल। अगर टोटल एंगल फाइंड करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल सॉलिड एंगल जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू डी ए बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। अब अगर मैं ऐसा मान लूं, इस ये स्फीयर है, अगर मुझे इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल फाइंड करना, इस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना, सॉलिड एंगल, ये पूरा एंगल दिखेगा, सॉलिड एंगल पूरा इस साइड सब दिखेगा, सॉलिड एंगल यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल, इसका डिस्टेंस ये आर है। तो ओमेगा को क्या लिखोगे आप, ओमेगा, तो यहाँ पे एरिया इस डायरेक्शन में होगा, जहां पे भी एरिया फाइंड करोगे आर के डायरेक्शन में भी होगा, यहाँ पे फाइंड करो यही परपेंडिकुलर है, यहाँ पे फाइंड करो यही परपेंडिकुलर है, सेम डायरेक्शन में होगा, तो cos थीटा की कोई जरूरत नहीं है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा इस केस में, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो ओमेगा कितना आ गया, एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, 4 पाई का सॉलिड एंगल हो जाएगा, कितने का सॉलिड एंगल हो जाएगा, तो 4 पाई का सॉलिड एंगल हो जाएगा। इसका मतलब है ये सरफेस इस पॉइंट पे कितने का सॉलिड एंगल बना रहा है, 4 पाई, कितने का सॉलिड एंगल बना रहा है, 4 पाई। ये सरफेस जो है पूरा सरफेस इस पॉइंट पे कितने का सॉलिड एंगल बना रहा है, 4 पाई का। ऑब्जर्व भी कर सकते हैं आप, ये पूरा सरफेस जो है इस पॉइंट पे, इस प्लेन में, कोई भी दो प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन मान, इस प्लेन को और इस प्लेन को आप कंसीडर कीजिए, क्या दोनों प्लेन को कवर कर रहा है क्या, ये भी प्लेन ये भी प्लेन, मान लो एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन, सबको कवर कर रहा है क्या ये। तो एक प्लेन है, अगर एक प्लेन है, एक प्लेन के एक साइड, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे एक पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा, इस प्लेन की बात, इस प्लेन पे एक पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा, 2 पाई। तो दूसरे प्लेन पे एक पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा, 2 पाई। तो सॉलिड एंगल होगा 4 पाई। सॉलिड एंगल कितने का होगा, 4 पाई। ये पॉइंट यहाँ पे सॉलिड एंगल 4 पाई, क्यों, क्योंकि हर प्लेन कवर कर रहा है। तो अगर मुझे इस पॉइंट की बात करनी है, अगर मुझे इस पॉइंट की बात करनी है, ये पॉइंट कितना एंगल कवर कर रहा हो, इस पॉइंट पे ये सरफेस कितना सॉलिड एंगल बना रहा हो, इस पॉइंट।
इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कितने का सॉलिड एंगल? 4 पाई। अरे सेम उतना ही कवर कर रहा है, ये भी सेम उतना ही कवर कर रहा है, तो इसके लिए भी कितना आएगा? 4 पाई है। मतलब कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है जो सरफेस के इनसाइड है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, इसके क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर वो पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितने का फॉर्म होगा? 4 पाई। सॉलिड एंगल कितने का फॉर्म होगा? 4 पाई। क्या समझ में आया यहाँ से? क्लोज्ड सरफेस, a closed surface subtends a solid angle of 4 pi, a solid angle of 4 pi at any point, at any point inside it, at any point inside it, inside it, at any point inside it. अच्छा, कोई भी एक पॉइंट यहां पे होगा तो सॉलिड एंगल कितने का बनेगा? ये सर क्लोज्ड सरफेस ऐसा है, ये पॉइंट यहां पे है, कुछ भी सॉलिड एंगल बनेगा यहाँ पे। जीरो। अरे कुछ बना रहे हैं, एंगल तो यहाँ बनाएगा, एंगल तो यहाँ बनाएगा ना सॉलिड एंगल। कॉपी कर लो इतना, पहले इतना कॉपी कर लो, आगे देखते हैं अपन। यस, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन तो ऐसे ड्रॉ। इसको भी साइड में नोट कर लेना। अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता, ये ऐसा होता है ना, ये वाला डिस्टेंस आर है, इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसके लिए आप सॉलिड एंगल क्या लिख देते? ओमेगा इक्वल्स टू एरिया बाय आर स्क्वायर। ओमेगा सेम डायरेक्शन में, इसीलिए डायरेक्ट ये आ जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट ये। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो पहले आपको डीए को रिजॉल्व करना पड़ेगा सेम डायरेक्शन। डीए को क्या करना पड़ेगा? सेम डायरेक्शन में रिजॉल्व। कॉपी कर लीजिए। थोड़ा फास्ट कॉपी करो, एक छोटा सा डेरिवेशन है उसको करेंगे। अभी इससे फ्लक्स को रिलेट करूंगा, फ्लक्स। इसका मतलब अगर यहाँ पे चार्ज क्यू रख दो, यहाँ पे चार्ज क्यू रख दो, यहाँ पे चार्ज क्यू रख दो, किसी भी पॉइंट पे चार्ज क्यू रख दो, तो इस सरफेस से फ्लक्स कितना पास हो? अरे किसी भी पॉइंट पे चार्ज क्यू रख दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फ्लक्स कितना पास होगा इस सरफेस से? कुछ पता नहीं है। 4 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना।
इतना पास होगा। फ्लक्स कितना पास होगा? अरे क्लोज सरफेस के अंदर कहीं भी रख दोगे सरफेस से कितना पास होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सॉलिड एंगल जिस पॉइंट पे चार्ज है वो पॉइंट पे अगर सरफेस जो भी सरफेस है वो सरफेस अगर उस पॉइंट पे सॉलिड एंगल 4 पाई का बना रहा है, इसका मतलब उस सरफेस से फ्लक्स जो पास होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास होगा। तो यूनिटरी मेथड लगा के अगर आप सॉलिड एंगल फाइंड कर लेते हैं तो आप फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले कुछ पॉइंट नोट कर। सॉलिड एंगल ऐसे स्टालर, सॉलिड एंगल subtended by a disk at a point on its axis। एक डिस्क जो है वो सॉलिड एंगल कितना बनाएगा उसको देख लेते हैं। ये डिस्क है, ये इसका एक्सिस है। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे फाइंड करना है कि सॉलिड एंगल कितना बना रहा है ये डिस्क। और ये एंगल दिया हुआ थीटा है, ये भी थीटा है। थीटा क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। कौन कौन बन जाएगा ये? सबटेंडेड बाय द डिस्क एट पॉइंट P, बाय द डिस्क एट पॉइंट P। लाइन से, सिर्फ एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, लाइन से ये एंगल बनता है, लाइन से पॉइंट P। अब देखो मुझे सॉलिड एंगल फाइंड करना, मैं क्या करता हूँ? स्मॉल सा एलिमेंट लेता हूँ, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? r डिस्टेंस पे या x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया? रिंग। ये क्या है? एलिमेंटल रिंग। तो इसका एरिया देख रहे हैं, ये एक रिंग है। तो इस रिंग का कोई भी एक पार्ट अगर आप कंसिडर करेंगे तो यहां से अल्फा एंगल मान लो, इसको क्या मान लो? अल्फा। और यहीं पे जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, इसका एंगल जो बन रहा है ये कितना बन रहा है? डी एल्फा। तो आप इस वाले का थिकनेस देख सकते हैं, जो dx दिख रहा है, dx जो यहाँ से dx दिख रहा है उसको आप डी अल्फा भी बोल सकते हैं, अगर यूज होगा तो कर लेंगे। ये डिस्टेंस ऐसे ही रखो, बाद में dx देखेंगे, छोड़ो, ठीक है। शायद मुझे लग रहा है यूज नहीं होगा। तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये r है, ये x है। एक मिनट। तो ये जो एरिया है, एरिया इसका तो परपेंडिकुलर होगा। डिस्क ऐसा है, कोई भी एलिमेंट लोगे तो एरिया ऐसा है, डिस्क ऐसा है तो एरिया ऐसा है, एरिया ऐसा आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। स्मॉल सा एलिमेंट पे एरिया ऐसा दिख रहा, देख रहे अपन, एरिया ऐसा। तो ये r हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर वाला ये हो जाएगा, इसके अलोंग, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, इस r के अलोंग ये हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा? पहले एरिया लिख लो, डी कितना हो जाएगा? तो 2 पाई x dx, रेडियस r है, थिकनेस dx है, तो 2 पाई r dx हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्मॉल एलिमेंट कितना?
डी ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो कॉस एल्फा इंटू डी ए या डी ए कॉस एल्फा बाय आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिख दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, नहीं एक्स नहीं है ये हाँ आर एक्स ही है ना, ये एक्स सही है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो डी ओमेगा कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, वो भी लिख दीजिए, तो आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी ए, डी ए कितना है 2 पाई एक्स डी एक्स, ये कितना है यार आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से डी ओमेगा कितना आ गया, तो 2 पाई आर एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 dx। तो टोटल कितना आ जाएगा सॉलिड एंगल, 2 पाई को बाहर कर दीजिए, आर तो कांस्टेंट है, आर को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको x dx, इसको 2 को यहीं पे रखो, पाई को रख दो 2x यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ये कुछ ऐसा हो गया, ये हो जाएगा पाई आर, और ये कुछ ऐसा हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -3/2 -3/2 इंटू 2x dx, तो ये फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स रेज टू n, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया एफ डैश एक्स, एक्स यहाँ से क्या वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 टू रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, वहां से वहां वेरी करेगा, ठीक है, लास्ट में नोट कर लेना, ठीक है, इसको मैं एक बार डिराइव कर, लास्ट में नोट कर लेना, वरना फिर ऐसे ही रह जाएगा। ओमेगा कितना गया पाई आर, ये हो जाएगा 0 टू आर, ये हो गया आपका एफ एक्स रेज टू -3/2 इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये तो आता है सॉल्व करने के लिए आपको, ये कितना हो जाएगा एफ एक्स रेज टू -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, यही होता है ना यार, 0 टू आर, सही लिखा ना मैंने, अरे ये बताया है ना इंटीग्रेशन पाई आर, ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -हाफ, ये भी -हाफ हो जाएगा 0 टू आर, तो ये -2 पाई आर हो गया, ये हो जाएगा 1/रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 टू आर। सही किया क्या मैंने, एक बार देख लो यार, कहीं पे रॉन्ग तो नहीं कर दिया। तो -2 पाई आर, ये कितना आ जाएगा, आर पुट कर दीजिए, तो 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको 0 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/r, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा आर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r/r माइनस r बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई इंटू 1 माइनस, ये वाली जो वैल्यू है ये ऐसा है, ये डिस्क है, ये आर है, ये आपका आर है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस मतलब कॉस थीटा, सॉलिड एंगल ये हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर एक कोन है, एक अगर क्या है डिस्क है, ये डिस्क यहाँ पे अगर एंगल बना रहा है थीटा, ये कौन सा है सेमी वर्टिकल एंगल है, तो इसका जो टोटल सॉलिड एंगल बनेगा ओमेगा जो बनेगा, ये वाला सॉलिड एंगल, ये वाला ओमेगा जो बनेगा वो हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये लर्न कर लेना है इसको, ये टोटल एंगल की बात कर रहे हैं वो, ये इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये टोटल एंगल जो बन रहा है ओमेगा, ये ओमेगा है, ये सिर्फ ये थीटा होना चाहिए, ये थीटा होना चाहिए, 2 पाई 1 माइनस कॉस, अगर टोटल एंगल थीटा होगा तो ये थीटा/2 हो जाएगा, टोटल एंगल अगर थीटा 2 थीटा है तो थीटा आ रहा है, टोटल एंगल अगर थीटा होगा तो ये हाफ, कॉपी कर लो, ये फिर कॉपी कर लेना, ठीक है, ये टाइम हो गया ज़्यादा, तो पीडीएफ जब सेंड करूंगा तो कॉपी कर लेना उसको। तो ये वाला फॉर्मूला
लर्न कर लेना है। 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका क्या यूज है, ये सॉलिड एंगल क्यों पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में ये क्लियर हो जाएगा कि सॉलिड एंगल क्यों पढ़ रहे हैं। अभी उतना ज्यादा क्लियर नहीं है कि सॉलिड एंगल क्यों पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर। चलो यार बाय बाय।